और उसके लिए संख्या चुना गया कि 30 से ज्यादा ना हो। अगर एक साथ हम 30 मेंबर से ज्यादा बैठते हैं, समय की पाबंदी रहती है, उसमें दबंग आवाज पूरा समय ले जाता है, और जिसकी आवाज कमजोर होती है उसको बिल्कुल हिस्सा नहीं दिया जाता है। ये स्वराज या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, जो आज प्रचलन है पूरे हिंदुस्तान में कहिए, पूरे विश्व में कहिए। डेमोक्रेसी के नाम पे माहौल बना हुआ है कि कुछ जो दबंग लोग होंगे। हमारा इलेक्शन सिस्टम भी, वोटिंग सिस्टम जो होता है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी, उसमें अगर पांच पांच पंच हैं तो जहां तीन एक तरफ हो गया, वो दो की बात कुछ भी नहीं सुनेगा। जबकि स्वराज में ये नहीं होना चाहिए। स्वराज में मेजोरिटी माइनॉरिटी का कोई सवाल नहीं है। सब डिसीजन सर्वानुमति से होता है, सबकी अनुमति उसमें ली जाती है। उसका तरीका है कैसे उसको डेवलप किया जाता है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए भी संस्कार होना बहुत जरूरी है। तो जब हम ग्राम सभा का छोटा रूप पड़ोसी जनसंघ में बैठते हैं, तो 30 फैमिली एक साथ बैठते हैं या 30 मेंबर एक साथ बैठते हैं, हर एक फैमिली से एक एक लेते हैं। और उसमें सबसे पहले यही तय किया जाता है कि हम किस लिए बैठे हैं, और उस बैठक की संस्कार कैसे कंडक्ट होना है। अगर एक व्यक्ति एक बात कह रहा है तो बाकी लोग सुन रहे हैं, अपने टाइम का इंतजार कर रहे हैं, बीच में कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो कोई बीच में से उसको बोलना नहीं शुरू करेगा, सब लोग अपनी बारी का इंतजार करेंगे। पहले ही एक कोऑर्डिनेटर डिसाइड हो जाता है कि कौन कोऑर्डिनेट करेगा इस मीटिंग को। कोऑर्डिनेटर का सिर्फ यही काम है कि बारी बारी से सबको मौका दे, सबके इम्पोर्टेंस को समझे। इसके लिए संख्या, जब अगर 30 से ज्यादा पड़ोसी जनसंख्या हो जाए तो दो ग्रुप कर दो। जैसे एक गांव में अगर 100 लोग हैं तो 25-25 का चार पड़ोसी जनसंसद हो जाए। अप्रोक्सीमेटली किसी ग्रुप में 30 का नंबर इसीलिए रखा जाता है कि 40 तक चलेगा, लेकिन 40 जैसे हो गया तो उसमें 20-20 का दो कर दीजिए। डिसीजन बाय कॉन्सेंट, सारे डिसीजन सर्वानुमति से। और किसी एक को भी ऑब्जेक्शन अगर हो, कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको निग्लेक्ट नहीं किया कर दिया जाएगा। वो वैलिड है नहीं वैलिड है, सब लोग मिलकर उस पर विचार करें कि वो जो व्यक्ति कह रहा है कि ऑब्जेक्शन है तो क्यों ऑब्जेक्शन। और हमारा जो समाज या समूह बना है, उसका कोई रीजन अगर जेपरडाइज हो रहा है, उसके ऑब्जेक्शन से कुछ ऐसा हो रहा है कि, जैसे उदाहरण के तौर पे लेता हूँ कि हम लोगों ने तय किया है कि हम गांव के सर्वांगीण विकास के लिए जो जरूरी होगा हम डिसीजन लेंगे। कोई प्रस्ताव आया कि हम कोऑपरेटिव बना रहे हैं, ऐसे ऐसे काम करेंगे। आपस में तय हुआ कि कोऑपरेटिव का हेड कौन होगा, 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या साल भर के लिए। तो कैसे इलेक्शन होता है, अगर जरूरत पड़ेगा तो अगली बार हम लोग बहुत एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। लेकिन समझ लीजिए कि मान लीजिए एक का नाम आ रहा है, ज्यादातर लोग उसको पसंद कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि आई ऑब्जेक्ट, मैं इसको पसंद नहीं कर रहा। तो उससे पूछा जाएगा कि भाई क्यों पसंद नहीं कर रहे। अगर वो सिर्फ आपस में कोई वैर है उसके चलते कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन वो मान लीजिए कह रहा है कि ये व्यक्ति डिसऑनेस्ट है, मेरे साथ ऐसा 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 बेईमानी किया था, और अगर कंफर्म है तो दो ही तरीका हो सकता है कि वो माफी मांगे और कहे कि अगले 6 महीने या साल भर जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ तब तक किसी भी तरह की बेईमानी नहीं हो करूंगा। और बाकी सब लोग अगर एग्री करते हैं, सही बात है, तो उसको चांस भी दिया जा सकता है। तो फिर पूछा जाएगा ऑब्जेक्शन करने वाले से कि अपना ऑब्जेक्शन विड्रॉ कर रहे हो क्या। तो हो सकता है कि सब लोग अगर एग्री करते हैं तो एक व्यक्ति विड्रॉ भी कर देता है, क्योंकि 6 महीने के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। जब ये कह रहा है कि मैं बेईमानी नहीं करूंगा, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें एक फॉर्मूला बना दिया गया है कि जो काम हम नेबरहुड में मिलकर कर सकते हैं उसको दूसरे पे हम नहीं टालेंगे। स्वराज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कहीं भी किसी भी ग्राम सभा में अगर हम मोहल्ला सभा ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो 80% काम उस मोहल्ले वाले अपने आप मिलकर कर लेते हैं।
उसके लिए जिस चीज की अरेंजमेंट होती है वो आपस में डिस्कस करते हैं। फाइनेंस होनी है तो कहाँ से आनी है, कैसे आनी है, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो, सहकारिता हो, जो भी चीज की अलग अलग डिपार्टमेंट बना के, जैसे ग्राम सभा में अभी 29 पॉइंट्स आए हुए हैं, उसी तरह से सस्टेनेबल गोल्स यूएनओ में डिसाइड हुआ है, तो वो सबको लेके कि हम किस किस पॉइंट पे काम करेंगे, और हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें तय हो जाती है कि फला व्यक्ति ये काम बढ़िया से कर सकता है, तो उसको चांस दिया जाए, बाकी लोग उसको सपोर्ट करें। इलेक्शन प्रोसेस ही इतना सुंदर है कि इलेक्शन के बदले में वो सिलेक्शन हो जाता है और सब लोग भागीदार हैं उसमें, किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई चांस नहीं रह जाता है। और अभी केरला के बाद तमिलनाडु में बहुत बढ़िया से शुरू हुआ है, बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। आज जो समस्या होती है कि गांव के लोग इकट्ठे नहीं हैं और कोई बाहर से आके गांव की जमीन हथिया रहा है, या गांव को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, या मिसयूज कर रहा है गांव की प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, वो सब संभव नहीं है जब गांव के लोग इकट्ठे। दो चार चीजें जो अभी फूड फॉर थॉट है हम लोग कर नहीं पाए हैं, आप लोगों से सलाह मांगता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारी ग्राम सभा इकट्ठी हो जाती है, एक पहला, अगर हम कि हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा, जैसे हर गांव में एक गुरुद्वारा हो या एक मंदिर हो जहाँ ये अरेंजमेंट हो, अगर पता लग गया कि गांव में कोई भी भूखा सो रहा है तो उसको मंदिर में खाना मिलेगा। हम एक एक रोटी अपने घर से लेके आएंगे और उसको मंदिर में खाना खिलाते हैं। अगर गांव में या शहर के मोहल्ले में इतनी हमारी यूनिटी हो, और पहले से तय है कि हमारे इस मोहल्ले में से किसी को हम भूखे नहीं सोने देंगे। हो सकता है कोई मेहमान ही उस मोहल्ले में आया हो और जिसके घर में आया हो उसके घर में रोटी खत्म हो गई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो लोग हैं जिनको पता लग गया घर से एक एक रोटी लाएंगे, तो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या पांच व्यक्ति के लिए, या हम एक रेगुलर सेंटर ही बना देते हैं कि हम अलग अलग किचन में खाना नहीं बनाएंगे, उस गुरुद्वारे में ही हम सब खाना खाएंगे, उसका भी अरेंजमेंट हो सकता है। और हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी कम्युनिटी लिविंग उसी स्टैंडर्ड पे हम लोग जी रहे हैं कि वहाँ एक गुरुकुल हो जहाँ सब बच्चे पढ़ सकते हैं, किसी को चिंता नहीं है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि हम सब मिलके जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको बियर कर रहे हैं, कोई बच्चा या उसका पिता फी देने में जरूरत नहीं है। गुरुकुल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, जहाँ की बैठ के हम लोग खाना खा सकते हैं, जरूरत पड़े तो एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। उसी तरह से नेचुरोपैथ सेंटर हो गया, जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ पहले तो सबकी ट्रेनिंग इस तरह से है कि 80% हमको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हम बहुत सारे उसी लिविंग एग्जाम्पल में हैं, अपनी स्वास्थ्य क्रिया के द्वारा, अपने अवेयरनेस के द्वारा कि क्या खाना खाना है, अपने आचरण के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा अपने स्वास्थ्य को हम 80% ठीक रख लेते हैं, 20% अगर जरूरत है तो नेचुरोपैथी सेंटर में हम करते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारी मानव की संस्कार की जरूरत है, साथ में मिलकर रहने की जरूरत है, हर तरह का चीज अपने आप होना शुरू हो जाता है जब हम कमिटमेंट हो जाते हैं कि हम इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में करेंगे। अब उसकी जरूरत है या नहीं है, यह सब लोग आप लोग सोच लीजिए कि हम जब इकट्ठे हैं तो क्या होता है, और जब हम अलग अलग हैं तो क्या होता है, जब हम संस्कार में हैं तो क्या होता है, जब हम स्वराज में हैं तो क्या होता है, और जब हम गुलामी में हैं तो क्या होता है, जब हम संस्कार रहित समाज में रहते हैं तो क्या होता है, आपस में मेल मिलाप करके नहीं रहते हैं, कोई सहकार नहीं है, कोई सहकारिता नहीं है, तो उस गांव में क्या होता है। तो ये सब कुछ सोच के हम लोगों को अपने अपने गांव में हम क्या कर सकते हैं वो सोचा जाए, और आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है उसके बारे में बात किया जाए। सब चीज का समाधान है, सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि मुझे साथ आना है, सब कुछ अपने आप से होना शुरू हो जाता है। शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सुभाष नालंगे जी जैसा, राजा राम यादव जी जैसे बहुत काबिल लोग पूरा समय हम लोगों को दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ गौवंश की पूंछ पकड़ के बैतरनी पार करनी है। मदन लाल जी, डॉक्टर शर्मा जी, कुछ भी इसके आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर शर्मा, 3 नाम ले रहा हूँ, प्रोफेसर शर्मा, मदन लाल जी, जीवेश पांडे जी।
राजेंद्र मेहता, ब्यूटीफुल मेरे भाई, आ गए हो तो। तेवतिया साहब, वेलकम सर। आज का सब्जेक्ट सर जरा देख लीजिए, समग्र ग्राम विकास हेतु ग्राम स्वराज और संस्कार आधारित सहकारिता की क्या जरूरत है, क्यों आवश्यक है। नमस्कार जी। कोई, हाँ, तो 1 मिनट मुझे दे दीजिए। नाम नहीं देख रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं, कौन नाम मैं बोलिए। राहुल शर्मा बोल रहा हूँ भाई साहब। गो है, गो है। और आप जो बात कह रहे थे ग्राम स्वराज की और कोलाबोरेशन की, उससे एक जमाने में जो चूल्हे की आप बात कर रहे थे, एक जगह रोटी बनती है, उसे कहा जाता था सांझा चूल्हा। बिल्कुल और बिल्कुल। सांझा चूल्हा कहते थे उसे, जहाँ ये मतलब अलग अलग घरों में खाना नहीं बनता था। और ऐसा है कुछ जगहों पर मैंने देखा है, साउथ में भी है, गुजरात में भी है, कि गांव में सारे लोगों का खाना एक ही रसोई में बनता है और सारे लोग मिल बांट करके बनाते हैं, मिल बांट के खाते हैं। इससे एक परस्पर रिश्ता बनता है, रिश्ते जो खत्म हो गए हैं उनमें प्रगाढ़ता आती है। इसी तरह से हमने, लेकिन बात क्या है, हम बातें बहुत कर लेते हैं, काम जमीनी स्तर पर कोई करता नहीं। हमारे जितने ग्रुप्स हैं, इन सारे ग्रुप्स पर 6 जुलाई 2025 को हमने एक मैसेज किया था, जिस जो था साझा संसार, एक साझा दुनिया जहां विश्वास की डोर से सब कुछ जुड़ा है। और वो साझा संसार क्या है, कि वो एक तरह का आंदोलन है कि जो बिना पैसे के चीजों को साझा करने को बढ़ावा देता है। ये दान नहीं है, ये साझा जीवन है। कि बहुत सारी चीजें आपके घर में ऐसी होती हैं जो आपके काम के, आप खरीद तो लेते हैं लेकिन आपके काम नहीं आती। जैसे कपड़े हैं, बर्तन हैं, बैग है, टिफिन है, घरेलू उपकरण है, बच्चों के खिलौने हैं, किताबें हैं, कपड़े हैं। ये हमने एक थ्रेड बहुत सारे ग्रुप्स पर शेयर किया। और आपको आश्चर्य होगा कि इस पर एक रिप्लाई नहीं आई। आज से 3 महीने हो गए। तो जो करने वाला होता है वो हतोत्साहित हो जाता है कि हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद आप लोगों को। मैं थोड़ा सा हतोत्साहित होना, हतोत्साहित होना तो संजय ये तो कुमार शर्मा, पैमाना हो गया। ठीक है, प्रणाम। हम हम आधा तो मिनट मैं दे दें। बोल, राहुल हम शर्मा पुकार जी, रहे थे तब मैं, आधा मिनट दे दें सिर्फ। राहुल हाँ शर्मा जी भाई, आप प्लीज। सामयिक बात उठाई है। मैं जो बात कर रहा हूँ, कुछ चीजें जैसे मैंने एक्सेप्ट किया कि अभी गुरुद्वारा हर गांव में हो, गुरुकुल हर गांव में हो, साझा चूल्हा हर गांव में हो, उसकी थोड़ा थ्योरी में कह सकता हूँ। लेकिन हम लोग एक साथ रह रहे हैं, पचासों फैमिली रह रहे हैं, सैकड़ों बच्चे रह रहे हैं, उनकी पढ़ाई हो सकती है, हम लोग एक साथ खाना खाते हैं। हो सकता है कि एक परिवार में या एक गांव में नहीं जन्मे थे, लेकिन आज एक गांव में रह रहे हैं। तो हम लोग उसको प्रैक्टिकल बना के, जितना भी मैंने बात किया अभी तो बहुत संक्षेप में मैंने बात किया, अगर इलेबोरेट करूं तो बहुत ज्यादा व्यवस्था है, लेकिन जहां संभव है वहां हम कर रहे हैं, जहां अभी असंभव है वहां हाथ भी नहीं डाल रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम लोग साउथ इंडिया में ही इतना काम क्यों करते हो, नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं आते हो। मैं कहा, नॉर्थ इंडिया की मिट्टी अभी राइप नहीं हुई है। अभी यहाँ हमको लड़ने में मजा आता है कि कोई कुछ कहता है तो दूसरा उसको काटने की कोशिश करता है। सहकार का तुम भूल ही गए हैं। संयोग से साउथ से लेके महाराष्ट्र तक धीरे धीरे अब मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, और उम्मीद है कि धीरे धीरे पूरे देश में भी होगा। सहकार के अलावा कोई उपाय है नहीं। थैंक यू। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है जो आपने कहा ना, साउथ इंडिया में क्यों कर रहे हैं और साउथ इंडिया में या वहाँ क्यों हो रहा है। आप अगर इसको बारीकी से समझेंगे और देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, या मान लीजिए महाराष्ट्र से शुरू करके नीचे तक जब आप जाएंगे, तो वहाँ एक हमारे जीन्स में कुछ है कि हमारे जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, जब हम महाराष्ट्र से शुरू कर देते हैं, ये चीज महाराष्ट्र से शुरू हो जाती है। वहां कोलाबोरेशन सिखाने की जरूरत नहीं है, कॉपरेटिव टिप सिखाने की जरूरत नहीं है, कॉपरेशन सिखाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के ब्लड में ये चीज है, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कैसे आगे बढ़ा जाए, एक साथ कैसे कोलाबरेट करके चीजें की जाए। आज सुबह जैसे मैं गन्ने के बारे में आपसे बात कर रहा था, उस गन्ने के मॉडल में अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य सक्सेसफुल है तो वो महाराष्ट्र सक्सेसफुल है। वहां बहुत सारी एफआईजी हम लोगों ने बनाई है, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, जिसमें 10 फार्मर होते हैं और वो अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। बहुत अच्छा काम वहां हो रहा है। और यहाँ हरियाणा में प्रयास किया गया, पंजाब में प्रयास किया गया, राजस्थान में और उत्तराखंड में भी और यूपी में भी, लेकिन फेल है। क्योंकि यहाँ क्या है कि एक अनसर्टिनिटी हर आदमी के दिमाग में रहती है, मेरा क्या होगा। यहाँ मेरा है, वहां हमारा है, ये फर्क है।
ये मेरा आहिस्ते आहिस्ते बदल जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं बदलेगा, लेकिन आज नहीं है। आज हर आदमी को अपनी चिंता है, वो पड़ोसी की चिंता नहीं कर रहा है। जिस दिन हम पड़ोसी की चिंता करने लग जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो पड़ोसी भी हमारी चिंता कर रहा होता है। तभी जाके सहकारिता या सहयोग या इस चीज पर आगे काम हो सकता है। परिवर्तन आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहे, लेकिन उत्तर भारत के जीन्स में नहीं है कॉपरेशन। वो लाने की जरूरत है, उसके लिए वहां के मॉडल दिखाने की जरूरत है, जो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज आपसे बात हुई, आप उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है यहाँ काम नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कम है। और आहिस्ते आहिस्ते आप जैसे लोग होंगे और वो इसे जब आगे बढ़ाएंगे, तो ये काम जरूर आगे बढ़ेगा। और चिंतनीय विषय सिर्फ ये है कि हम अपने आप को ही क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सबको अगर आगे बढ़ाना चाहें, तो जब सब आगे बढ़ेंगे, तो उस यात्रा में हम तो आगे बढ़ ही जाएंगे, उसे कौन रोकेगा। तो ये है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल राहुल शर्मा जी, बिल्कुल। प्रोफेसर संजय शर्मा जी, प्रोफेसर संजय शर्मा सर। जी जी, नमस्कार साथियों। टॉपिक बहुत सुंदर है और मैं तो श्री भाई को सुन रहा था इन फुल फ्लो। और जब भी वो, वैसे तो बहुत कम बोलते हैं, उनको यदि चार्ज दी जाए तो वो चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने ऐसी बहुत बीसियों मीटिंगें देखी हैं कि श्री भाई मीटिंग में रहते हैं या तो एक शब्द बोलते हैं, दो, या बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि उनका गुण है, तो साइलेंस में भी बहुत कुछ कहते हैं। तो आज इनको मैंने शब्द के साथ सुना तो बहुत अच्छा लगा। ये जो आपने मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारे की बात जो बताई है कि वहाँ पे कैसे कॉपरेशन है, गुरुद्वारे का तो खैर नॉर्थ में बहुत ज्यादा एक कॉपरेशन का एग्जाम्पल हर जगह है ही, सब सिख कम्युनिटी से। और हिमाचल वगैरह में था तो एक जिसको कहते हैं कॉमन फीस्ट ऑन बेसिकली रिलीजियस ओकेजन्स, काफी कॉमन है। दूसरी जगहों में भी, यूपी दिल्ली वगैरह में भी काफी कॉमन है। कोऑपरेटिव स्पिरिट बहुत सारे ओकेजन्स में ओकेजन वाइज हमें समझना पड़ेगा। एक मेरे ख्याल से निवेदन ये रहेगा सभी साथियों से कि स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग जनरलाइजेशन ना करके, हो सकता है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें हमने हाथ दिया हो, हमें सफलता मिली हो, तो ये हमारे परसिवियरेंस का, प्रिपरेशन का एक टेस्ट है, इसको हमें छोड़ना नहीं है। हम तो करीब बहुत सारे साथी हैं जैसे करनाल में इकट्ठे में 30-40 साल से लगे हैं, और पेशेंस है, परसिवियरेंस है, जिसके साथ हमें लगे रहना है। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और नॉर्थ से भी बहुत सारे साथी आए हैं जो अपना बहुत कुछ छोड़ के कॉमन कॉज के लिए कार्य कर रहे हैं। इंडिविजुअल केसेस भी हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव के जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल तो बताया। तो है, ये जरूर हो सकता है कि जैसे केरल में एडविन भैया के बारे में बताया था श्री भाई ने, खुद वो पुणे के आसपास कार्यरत है नहीं। तो अच्छे एग्जाम्पल्स जरूर हो सकते हैं। महाराष्ट्र इज रिप्लीट विद सच पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। तमिलनाडु वगैरह में भी मैं सुनता रहता है सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट है। वेस्ट बंगाल में सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट चलाने में 93 से मैं खुद साथ में था। तो बहुत सारे पॉजिटिव केसेस हैं, बट वी नीड टू कंटिन्यूसली, इनफैक्ट समालोचना अवश्य होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जैसा राहुल भाई ने खुद कहा कि पॉजिटिव कार्यों के साथ जहाँ हो हम लोग खड़े हैं, साथ पूरा का पूरा हिंदुस्तान तैयार है अगले 3-4 वर्षों में पूरे कोऑपरेटिव मूवमेंट की स्पिरिट से कवर होने के लिए, रिप्लीट होने के लिए, पूरा का पूरा, जो विश्वास करता हूँ, मानता हूँ तो पूरे भारतवर्ष में cooperative movement, not exactly in the terms of the government जिस तरह से cooperative define करती है, but whether it is part of self-help group movement, whether it is part of women's group formation, whether it is basically youth clubs in West Bengal, और दशहरा और दिवाली पे जो उनके फेस्टिवल क्लब्स होते हैं, या बहुत सारे और जगहों में गणेश पूजा के समय में नॉर्थ इंडिया में भी पूरा फिर से कोऑपरेटिव स्पिरिट बहुत अच्छा देखने को मिला, इन एडिशन टू ऑफ कोर्स महाराष्ट्र। सब जगहों में एग्जाम्पल्स हैं, और इन पॉजिटिव एग्जाम्पल को ही हिंदुस्तानियों को, भारतवर्षियों को, उनकी रगों में जो कॉपरेशन का जो खून है उसको याद दिलाते हुए बहुत 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 पॉजिटिव हो सकता है। मैं तो देख रहा हूँ पूरे 3-4 साल में पूरे भारत में कम से कम 50-70 पॉपुलेशन पूरे से लाभान्वित होगी। और अब ये ट्रीट हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा एक मौका है और रहेगा। वी शुड ऑल वर्क इन दैट डायरेक्शन। ऐसा मुझे शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपने मौका दिया बोलने का श्री भाई। राहुल जी, थैंक यू। तो आप वही थैंक यू, एक सबसे शुरुआती थैंक एक एक मिनट आप लोगों का और लूंगा मैं। माफी चाहता हूँ। यू। थोड़ा सा क्या है कि मैं ग्रीडी बहुत हूँ कि मुझे थोड़ा थोड़ा समय मिलता रहे। तो आपने जो बात कही वो सही है। हमारे साहित्य में भी अगर आप देखेंगे, हमारी सिनेमा पिक्चर्स में भी अगर आप देखेंगे, या आप वैसे भी कथा से क्रांति बहुत सारी चीजें जब आप देखें, गांव में भी देखेंगे,
तो एक गाना मुझे याद आता है इसी पर, पुरानी पिक्चर का गाना है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ये बताता है बिल्कुल। कि किस तरह से हमें एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करके और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो बातें हम कर रहे थे कि गांव में किस तरह से समृद्धि, तो हमारे एक भाई हैं जिन्होंने कहा कि गांव में दो ही चीजें हैं, खेती है या गौपालन है। ये तो है ही, इसके साथ साथ हम समृद्ध इसलिए थे कि गांव के हर परिवार के हर सदस्य को कोई ना कोई हुनर आता था, कोई ना कोई चीज वो बनाता था, इसलिए हमारे यहाँ समृद्धि थी। वो सारी चीजें जो हैं वो छूट गई हैं पीछे, और वो सारी चीजें या तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में आ गई हैं, या इस तरह के लोगों के हाथ में आ गई हैं जहां से पैसा जिनके पास पहुंचना चाहिए उनके पास नहीं पहुंचता। वो इंडस्ट्रियल हो गया है सब कुछ। इनको जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, और जब हम हमारे हाथों से किसी न किसी हुनर का विकास करेंगे, तब जाकर के वास्तविक समृद्धि आएगी, ऐसा हम समझते हैं। तो इसमें हम भी छोटा मोटा प्रयास करते रहते हैं, और हम जानते हैं कि आप जितने लोग हैं सब अद्भुत हैं, और अपने अपने क्षेत्रों में आप भी छोटा छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। जब हम कहते हैं गिलहरी प्रयास, 100,000 10,000 जब गिलहरियां बनती हैं तो प्रयास बहुत बड़ा दिखाई देता है, और हम सब गिलहरी हैं उसमें। और हम कुछ ना कुछ नया तब्दीली हम दिखाएंगे और एक नए भारत को सबके सामने लाएंगे। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। एक तो श्री भाई एक श्री भाई कोऑपरेटिव मूवमेंट की एक बात ये भी हो सकती है कि शाम का जो शुभ कार्यक्रम है उसकी भी कोऑपरेटिव सूचना हम मैक्सिमम लोगों को दें, और मेरे ख्याल से करनौल प्रोग्राम के पश्चात मैक्सिमम लोग इसमें आए। हम लोग यदि सभी कोशिश कर लें तो नया 1,000 लोग उपस्थित हो सकते हैं। ये कोऑपरेटिव स्पिरिट का दूसरा एक नमूना हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स श्री भाई, थैंक्स। थैंक यू। भास्कर पाटिल जी, आपका हाथ देखा था। भास्कर पाटिल जी कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मैं थोड़ा सा कहना चाहता था राहुल शर्मा जी के बयान पर, कि महाराष्ट्र में सभी सहकारिता बहुत ही अच्छी चल रही है, ऐसा उन्होंने जो कहा, तो पश्चिम महाराष्ट्र में वो ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अभी पूरे महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीनी मिल्स जो है वो सहकारिता के आधार पर थी, लेकिन अभी वो बंद हुई है। मैं जहाँ पे रहता हूँ, जिस गांव में रहता हूँ, वहाँ पे भी एक चीनी की मिल है, लेकिन वो भी बंद है। अभी मैं थोड़ा एक अर्ज तैयार कर रहा हूँ, शायद मैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मैं देने वाला हूँ। और उसमें मैंने जो देखा, तो हमारे किसान के लिए जो खेती से लाभ होता था गन्ने लगाने से, वो भी अभी नहीं है। और हमारे क्षेत्र में क्षेत्र से दूसरे जो कारखानदार हैं वो अभी लेके जा रहे हैं, और यहाँ के जो कर्मचारी थे, वो कर्मचारी वर्ग तो बहुत ही यानी बुरी हालात में है। कुछ को तो व्याधि हो गई, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, कुछ ने सुसाइड भी कर लिया। और ये जो है क्योंकि उनका पगार 25 साल से ये कारखाना बंद है, और वो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के तहत बैंक ने ताबे में कब्जे में लिया है, और 25 साल से बैंक ने कुछ भी किया नहीं, और खाली वो लेके बैठ गए हैं। और यहाँ का जो विकास है वो विकास पूरा खत्म हो गया है। हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छी सब बातें हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसकी ओर शायद मुझे ऐसा लगता है कि शासन ने भी जो ख्याल देने को है ना, वो भी दिया नहीं। ठीक है, मैं इतना ही बताना चाहता था। लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छी तरह से हमारी कोऑपरेटिव चल रही है। मैं इधर महाराष्ट्र में भी है। हमारा अभी दूध का जो है संकलन सहकारिता के माध्यम से एक जिले की दूध डेयरी है। तो उसके उससे बहुत अच्छा काम हो रहा है। फेडरेशन बोलते हैं हम उसको, दूध विकास फेडरेशन। उससे भी बहुत अच्छा काम अभी चल रहा है। बीच में वो भी बीमार हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने भी उसको बाहर निकाला है। आनंद की सहायता ली थी हमने उसके लिए। ठीक है, इतना ही बताना था। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ कोल्हापुर की, नासिक की, सांगली की। ये जो रीजन है, मुझे नहीं पता ये कौन सा हिस्सा है महाराष्ट्र का, वहाँ बहुत अच्छा कोलैबोरेटिव काम हो रहा है। दूसरी बात में जो हमारा अनुभव है वो ये कहता है कि जब हम सरकारों की तरफ देखते हैं और जब हम सरकारों पर डिपेंडेंट रहते हैं तो कुछ नहीं होता। हर आदमी को अपने हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। सरकारों की तरफ देखना एक बैसाखी के रूप में जीवन को चलाने के बराबर है।
सरकारें ही अगर कर रही होती तो बहुत कुछ करती। लेकिन अभी जैसे आपने गन्ना किसान की बात की, तो मैं आपको पर्सनल मैसेज भेजूंगा कि किस तरह से हम गन्ना किसानों को अपने ही खेत में गन्ने का रस निकाल करके उसको कैसे 12 महीने तक प्रिजर्व किया जा सकता है, उस गन्ने के रस से इमली डाल करके कैसे चटनी बनाई जा सकती है। वो किसानों की बनी हुई चटनी हम 5 स्टार होटलों में बेच रहे हैं, ठीक है, और हिंदुस्तान में बहुत जगह बिक रही है वो चटनी। और उसके बाद कैसे जो गन्ने का बगास है, उस बगास पर ऑयस्टर मशरूम जो है वो पैदा किया जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग हमने एक फार्मर्स को दिलवाई है। और अब पैन इंडिया जितने भी हमारे फार्मर्स, CFEI एक कंपनी है हमारी, जिसको सेलिब्रेटिंग फार्मर एज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं, उसका एक हेडक्वार्टर, एक ऑफिस उसकी नासिक में है, और वैसे वो अंबाला की रजिस्टर्ड है। और पैन इंडिया जितने हमारे किसान हैं वो सब अब गन्ने के रस से रबड़ी बना रहे हैं, गन्ने के रस से रबड़ी बना रहे हैं। वो एक प्रोडक्ट हमने चूज किया है। बहुत जल्दी हमारे जो कार्ट्स हैं वो आपको रास्ते में दिखाई देंगे, जहां बहुत सारा सामान किसानों का बिकता हुआ होगा। एक प्रोसेस है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए हमें करते हुए। 2-3 सालों में CFEI के बहुत सारे कार्ट अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में दिखाई देंगे। और मेरे लिए, मैं उनका स्टार्टअप पार्टनर हूं, तो मेरे लिए ये हर्ष का सवाल है कि उनकी जितनी भी गन्ने की रबड़ी बनेगी, वो दूध भी डलेगा उसमें, गन्ने की रबड़ी बनेगी, उस गन्ने की हर रबड़ी में हमारे शरबत का इस्तेमाल होगा। तो अभी गुलाब के शरबत का इस्तेमाल हो रहा है, भविष्य में शायद चंदन के शरबत का और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से मूवमेंट है। अंडरटोन जो है वो लोगों में बदलाव की है। लोग चाहते हैं कि कुछ हो, कुछ हो। अभी हो सकता है बहुत सारे लोग गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन एकल स्तर पर या सामूहिक स्तर पर जगह जगह अच्छे काम हो रहे हैं, और ये जरूर आने वाले कुछ वर्षों में परिवर्तन लेकर आएंगे। धन्यवाद। आज भाई राहुल शर्मा, एक और निवेदन है, 26, 27, 28 का अपना प्रोग्राम प्रगति मैदान वाला जरा अनाउंस कर दो, ताकि जो भी साथी आपसे जुड़ना चाहेंगे भी जाके। 25 तारीख से 28 तारीख तक, 25, 26, 27, 28, इन 4 दिनों में प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया के नाम से एक एग्जीबिशन होता है, जो संसार का बहुत बड़ा एग्जीबिशन है। पूरे देश से और विदेशों से लोग वहां आते हैं फूड के बारे में समझने के लिए। बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं। अब यहाँ मैं एक बात आपको और बताता हूँ, गवर्नमेंट पर डिपेंडेंस और हमारे खुद के रिश्ते। जैसे वर्ल्ड फूड इंडिया में एक स्टॉल लेने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब हमारे पास 1 लाख नहीं है, और हम काम भी करना चाहते हैं, तो क्या करें? जो 6 साल में, 7 साल में हमने लोगों के साथ बिना स्वार्थ के रिश्ते बनाए हैं, जो लोगों की हमने खैर खबर लेने की हर बार कोशिश की है, वो कैसे हैं, तबीयत कैसी है, परिवार कैसा है, इस तरह से जो जुड़ाव हमने किया है, इस जुड़ाव की वजह से मैं आपको बताऊं कि राजस्थान पेवेलियन जो है, वो राजस्थान पेवेलियन का सारा डिजाइन बन चुका था, और कोई जगह नहीं है ऐसा मुझे कह दिया गया था। लेकिन हमारे किसी मित्र की वजह से, मित्र क्या, हमारे जो पूर्व सांसद हैं, वो हमारे परिवार की तरह हैं, वो मुझे बड़ा पसंद करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करने पर मुझे निःशुल्क वहां खड़े होने के लिए जगह मिली है। अब आप ये समझिए कि इस रिश्ता बनाने की वजह से वो 1 लाख रुपए का मुनाफा है या नहीं, तो हर आदमी को दूसरे आदमी की चिंता करनी पड़ेगी, उसका, उसके साथ संवाद करना पड़ेगा, उसको अपने परिवार का सदस्य समझना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो रास्ते सारे खुले हैं, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। तो वहां हमारे, एक तो राजस्थान जो पेवेलियन है, हॉल नंबर 3, उसका स्टॉल नंबर 1 है, उसमें आप हमसे मिल सकते हैं, हमारे शरबतों का मजा ले सकते हैं, हमारे लड्डू खा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बिहार पेवेलियन जो है, जबकि हम बिहार जिंदगी में कभी गए नहीं, आप ये देखिए कि रिश्ते की वजह से, वार्तालाप की वजह से बिहार से कोई आ रहा है जिसका वहां स्टॉल है, और उसने हमें कहा है कि आप आइए और हमारे स्टॉल का आधा हिस्सा आप अपने पास निःशुल्क रखिए, और उस पर खड़े होकर के अपने सामान के बारे में लोगों को बताइए। तो इसलिए हमें कहते हैं कि संवाद जरूरी है, लोगों से रिश्ता जरूरी है, और अपना परिवार तो परिवार होता है। जो हमें सोचते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये सिर्फ लिखने में नहीं है, ये हमारे व्यवहार में आना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम है। और ये तभी आ सकता है जब हम निजी स्वार्थ से ऊपर चढ़ करके लोगों की चिंता करें। धन्यवाद। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राहुल भाई से मेरी सुबह से ही बात हो रही है, काफी लंबी बात हुई है। एक ऐसा व्यक्ति जो हौसला बढ़ा रहा है और हम सबको याद दिला रहा है कि जब हम इंक्लूसिव सोसाइटी बनाते हैं, कि सबको अपने में शामिल कर लेते हैं, सब कुछ आसान हो जाता है। और जैसे हम एक्सक्लूसिव बनाना शुरू करते हैं कि मैं सेपरेट हूँ और सोसाइटी सेपरेट है, दूसरे लोग सेपरेट हैं, सारी प्रॉब्लम वहीं खड़ी हो जाती है। और यहीं पे कोलेबोरेशन, कोऑपरेशन, ये हमारा बेसिक संस्कार है। और जब तक हम उस पर नहीं जाएंगे
तब तक हम कितने कोशिश कर लें, सारी अमीर धरी की धरी रह जाती है। तो झुक के जरा देखने की जरूरत पड़ेगा कि कहाँ हमें कथनी करनी में, मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरी कथनी करनी में कहीं डिफरेंस है। ये सारे सोशल एक्टिविस्ट को कम से कम झांक के देखना है, अपने अपने आत्मशुद्धि पे काम करें और बहुत सुंदर चीजें होती चली जाएंगी। करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलते हैं ना कि जब 100 हाथ एक साथ मिल जाते हैं तो सब काम आसान हो जाता है। वही मिलाने वाला काम है सहकार या सहकारिता। और उसके लिए संस्कार और स्वराज की फीलिंग आनी जरूरी है। जब तक हम गवर्नमेंट पे या किसी मशीनरी पे कि वो मेरे लिए काम करेगा, वो क्यों करेगा भाई? बैंक भी क्यों करेगा? छोटी छोटी चीजों के बहुत गहरे हम लोग गए हुए हैं कि सारी प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। किसी बैंक का पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, उसकी अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, जो वो प्रॉपर्टी के लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहता। इतना भी रेंट देना हो उसको कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो रेंट आप ही के पैसे से जाता है, तो उसका प्रॉफिट तो होगा ही। तो बहुत सारी गवर्नमेंट मशीनरी कह लो, बैंक कह लो, या जिसको हम कह रहे हैं कि वो हमारा शुभचिंतक है, सारी समस्या की जड़ वहीं पे खड़ा किया हुआ है। स्वराज और संस्कार पे काम करना है सर। संजय शर्मा सर। ये जो दिल्ली की बैठक है 25 से 28 तक जी है सर, कर रहे थैंक यू। सितंबर या अक्टूबर? नंबर मैंने व्हाट्सएप पर दे दिया है, आपके चैट में दे दिया है। और ये एग्जीबिशन है जो भारत मंडपम में लगता है। भारत मंडपम मतलब प्रगति मैदान। तो प्रगति मैदान में ये होता है सुबह 9-10 बजे से लेकर के शाम को 6-7 बजे तक। उसकी कोई एंट्री फीस होती है। जो भी आना चाहे वो हमें पहले संदेश दे। हम प्रयास करेंगे कि बिना एंट्री फीस के हमारे पास पर ही आपकी एंट्री हो जाए, या फिर जो भी एंट्री फीस होगी वो आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद। और कोई साथी कुछ भी अपने उद्गार, और नहीं तो जो वक्ता है उनको थैंक्स ही दे दो। और खुशी की बात है कि आजकल हम लोग 9:30 तक क्लोज करने की हालत में आ रहे हैं, और किसी भी हालत में 9:45 में तो ऑफ कर ही देते हैं। कोई साथी, दोनों सचिन दादा भाई। ये बोलूं क्या? हाँ जी जी बोलिए। हाँ, ये जो स्कूल के बारे में कहा था कि 15-20 से 1000 हो सकते हैं, बीच में हम लोग संख्या चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए है कि संदेश दूर दूर तक जाना चाहिए। तो बीच बीच में हम लोगों ने 50-60 तक की भी संख्या हुई है लगातार 37 सालों, बहुत सारे मीटिंग्स में रहे हैं। अलका दी और आप और बाकी सभी साथी जो पहले से हैं इससे वाकिफ हैं। तो कई सारे साथी अभी मलाल शर्मा जी ने, प्रोग्राम। नमस्कार सभी को। हाँ, अभी नमस्कार नमस्कार। राहुल, जी, आवाज कट गई है शायद। तब तक सचिन पाटिल जी, सचिन अवस्थी जी, अलका दीदी, कोई भी दो शब्द। ये दादा मेरी आवाज कट गई थी क्योंकि नेटवर्क इशू था। बोल हाँ कंटिन्यू कर दूं? हाँ जी, थैंक अच्छी आ रही है। यू। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एज 15 का प्रोग्राम है ये अपने आप में बहुत बड़ा एक हरबिंगर ऑफ चेंज है। भविष्य की सूत्र, सूत्रता धराता है, पकड़ाता है। इसको हमें बहुत ज्यादा स्प्रेड करना चाहिए और डेली समाज में जितना हम घूम रहे हैं, और हम सभी घूम रहे हैं, कोई ना कोई व्यक्ति, महिला है, पुरुष है, दादा है, दीदी है, सब कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और जैसे शुरू में जब इस प्रोग्राम को 4 महीने पहले शुरू किया था, ये परिकल्पना थी कि साल भर तो चलाएंगे, तो मेरे ख्याल से इसको हम
लगातार चला सकते हैं, साल के बाद भी चला सकते हैं, और लोग इतने हैं देश भर में घूमते हुए सभी। हेलो। हेलो। नमस्ते। एक मैं 2-3 दिन पहले भी बताया था, सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, आप हाँ सुनाई दे। जी। हाँ, 8-9 नवंबर को विज्ञान भवन में अर्बन कोऑपरेटिव्स का जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, उसके संदर्भ में मैंने पीडीएफ भेज दिया था नालंगी जी के पास। तो उसमें हम कैसे वो नैप कैप करके कोऑपरेटिव्स का, अर्बन कोऑपरेटिव्स का जो बॉडी है, उसमें हम कैसे सहयोग कर सकते हैं या उनका कैसे सहयोग लिया जा सकता है, उसके बारे में बस उसका कोई अभी जवाब नहीं आया है। हेलो। उस पीडीएफ को आप जरा सा ग्रुप पर भी शेयर हेलो। कीजिए, ताकि उस पीडीएफ को आप ग्रुप पर हाँ शेयर ठीक। कीजिए, ताकि हाँ, दूसरे लोग भी उस पीडीएफ को देख सकें और उसे समझ बिल्कुल सकें। बिल्कुल। बिल्कुल दोबारा मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ, और जितने पर्सनल कांटेक्ट नंबर है उनके पास भी भेज देता हूँ। तो एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें हम कैसे शामिल हो जाए और उनका सहयोग कैसे लिए, इस पर सुझाव दे तो हम आगे बात करें। ठीक है। उसके जो चेयरमैन है वो मेरे जानने वाले हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में ही रहते हैं। और विनोबा भावे जी के जो जमीनें दी थी भूदान मूवमेंट के दरमियान, उसको हम फिर से रिकवर करने के लिए भूदान बोर्ड का गठन करने के लिए भी बात की है। ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करता हूँ। धन्यवाद। और किसी साथी का कोई पॉइंट? सचिन अवस्थी जी, अलका दीदी, अदरवाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अलका दीदी एक धन्यवाद ज्ञापन करें और आज की मीटिंग समाप्त करें। सभी साथियों को इन्फॉर्म कर दूं, मैं 24 से 28 तक उपलब्ध नहीं हूं किसी भी मीटिंग के लिए, मैं अपने साइलेंस में हूं। फिर 29 को मिलेंगे। सुबह 5:15 का सेशन जो है उसमें मैं हूं। जो भी साथी 5:15 जुड़ते हैं वही नॉर्म्स रहेगा। 6:45 तक साइलेंस, उसके बाद कुछ मिनट जो भी शेयर करना है, फिर अपने अपने रास्ते। अलका दीदी। ओके। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। सब सुन के एक दूसरे को हम सब एक्चुअली एम्पावर कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि मुझे तो लगता है घर बैठे हम आसपास से हम मिलते ही रहते हैं, ऐसा ही लगता है। ये ऑनलाइन मीटिंग है ऐसा लगता ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, और सब ठीक हो ही रहा है, होगा ही। और all that we have to do is we have to do our work and leave rest to the Almighty. सब ठीक हो जाएगा। ओम शांति। धन्यवाद अलका बहन। सभी साथियों को नमस्कार, शुभ रात्रि, एंजॉय, शुभ नवरात्रि ऑल्सो। सब लोग एंजॉय करें। जय